Hello students, in this video we will study about the merits and demerits of MNCs. As we have already seen that MNCs are those companies which are operating in more than one country, that is their parent country. So let us see. An ILO report observes for some the multinational companies are invaluable dynamic force and instrument for wider distribution of capital, technology and employments. For others, they are monsters which our present institution, national and international, cannot adequately control. तो आईएलओ की एक रिपोर्ट ने ये बोला था कि कुछ लोगों के लिए मल्टीनेशनल कंपनी बहुत ही डायनामिक और एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो हमारे पूरे वर्ल्ड की जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर होगी, सब लोग एक ही तरह से ग्रो कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी सबके पास में बराबर जाएगी, सबके पास में जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें अच्छे मिलेंगे. तो कुछ के लिए जो है ये एमएनसी जो है एक बहुत ही बड़ा आप बोल सकते हो कि एक मॉन्स्टर जैसा काम करता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि जो एमएनसीज है वो अपने आप में ही इतना ज्यादा मोनोपोली एस्टेब्लिश कर रहे थे कि वो छोटे छोटे जो बिजनेस मैन है उनका जो पूरा जो बिजनेस है वो खराब कर देते हैं. और जब एक बार वो लोग उस डोमिनेंट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं वो एमएनसीज, उसके बाद वो अपने कस्टमर को भी जो है वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं. तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द मेरिट्स क्या है. मेरिट्स ये है, नंबर 1 इज एमएनसी हेल्प टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट लेवल एंड देयर बाय द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन होस्ट कंट्री. इसका मतलब ये है कि जब एमएनसी बाहर से आती है, हमें पता है कि वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है एक दूसरे कंट्री में. तब जब इन्वेस्टमेंट करती है तो वहां पर क्या होता है, उस कंट्री में क्या होता है, आपका जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, उसके साथ साथ जो एक कंपनी बनती है वहां पे लोकल्स को जॉब वगैरह मिलती है, तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी जो है वो बढ़ता है, वो एक एडवांटेज है. नंबर 2 है, जब कंपनीज आती है बाहर से तो उन लोग अपना जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर अपने काम करने का जो एडवांस काम करने का जो तरीका है, ये सब हमारे यहाँ के लोकल्स को जो है, इसका मतलब जिस कंट्री में वो जाती है वहां के लोकल्स वगैरह को जो है वो चीज का उनको बेनिफिट मिलता है. वहां की जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज उनको ये सब चीजें जो है वो सीखने मिलती हैं. नंबर 3, द एमएनसीज एनेबल द होस्ट कंपनी टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज देयर इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स. जैसे कि एक कंट्री है जहां पर अगर कोई एमएनसी नहीं है, उन्हें कोई चीज बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है तो उनका बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है. लेकिन अगर कोई कंपनी बाहर से आकर के अपने ही देश में अगर वो प्रोडक्शन करेगी तो क्या होगा, उस कंट्री का जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा और इंपोर्ट जो है वो सब्सिक्वेंटली जो है वो कम जाएगा. They work to equalize the cost of production and production all over the world. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आईएलओ की रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जैसे आप सपोज एक कंट्री है जो बहुत डेवलप कंट्री है, उसके पास में ऑलरेडी बहुत कुछ सब कुछ है, टेक्नोलॉजी, पैसा सब कुछ है, वो अगर किसी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री में जाकर के पैसा खर्चा करती है तो वो उस अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री को भी ग्रो करने का मौका मिलता है. उस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा. नंबर 5 इज एमएनसीज प्रोवाइड एन एफिशिएंट मीन ऑफ इंटीग्रेटिंग सोशल नेशनल इकोनॉमीज. अलग अलग इकोनॉमीज जो है वो एक साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे, यानी कि जिसके पास में जो चीज ज्यादा है, सपोज हमारे यहाँ पे टी की प्रोडक्शन अगर ज्यादा है, हमें अगर नहीं चाहिए तो हम बाहर में वो चीज बेच सकते हैं. कैसे बेचेंगे, जब हमारी कोई कंपनी बाहर आपके साथ में कोई ट्रेड कनेक्शन रहेगा तभी बेच पाएंगे. तो उसी तरीके से जो है हम आपस में जो है वो ट्रेड वगैरह कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे दूसरे कंट्रीज को, दूसरे कंट्री की इकोनॉमी को. नंबर 6 है, एमएनसी ऑल्सो स्टिमुलेट डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस बिकॉज टू सपोर्ट देयर ओन ऑपरेशंस द एमएनसीज में एनकरेज एंड असिस्ट डोमेस्टिक सप्लायर्स. क्या करती है डोमेस्टिक बड़े कंपनीज जब आती है, जो छोटे जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, जो सप्लायर्स वगैरह, उनको भी बहुत हेल्प मिलता है क्योंकि वो लोग बल्क में जो है रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदते हैं. तो जो सप्लायर्स और फार्मर्स को भी है वहां पर भी क्या बोलता है, उनको भी जो है बहुत ज्यादा काम मिलता है यहाँ पर, तो उनको भी हेल्प होती है, उनका भी अपग्रेडेशन होता है, उनका भी डेवलपमेंट होता है. नंबर 7 इज एमएनसीज हेल्प इंक्रीज कंपटीशन एंड ब्रेक डोमेस्टिक मोनोपोली. सपोज एक कंट्री है, एक कंट्री में जो है सपोज कोई एक चीज, जैसे आप किसी भी चीज को मान लीजिए, सपोज एक कोल्ड ड्रिंक की आप मान लीजिए, एक कंट्री है जहां पर एक ही ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक जो है वो मिलती है, तो सारे लोगों को मजबूरी में वही कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ता है सपोज. लेकिन जब एक बाहर की कंपनी आएगी, एमएनसी जब आएगी, तब वो क्या करेगी, वो इस कंपनी को जो एक टक्कर देगी, कंपटीशन का माहौल क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंपनी जो पहले से यहाँ पर है, काम कर रही है, वो भी ये चाहेगी कि हम लोग उससे भी बेटर हम करें ताकि हम अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाए. अगर कोई कंपटीशन
नहीं ले रहेगा तो क्या करेंगे वो लोग, अपना जो है खराब क्वालिटी का भी सामान बेचना शुरू कर देंगे, प्राइजेस ज्यादा ले लेंगे, तो ये सब होएगा। लेकिन जब कंपटीशन होते हैं तो लोग एक दूसरे से बेहतर बनने के चक्कर में जो है वो अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और चीपर रेट में जो है सामान अवेलेबल करवा पाते हैं। नंबर 8 इज दे मेक अ कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। जैसे एक जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती है तो उनके पास में बहुत ज्यादा जो है वो टैलेंट रहता है, उनके पास में प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनके स्किल्ड पर्सन्स उनके अंदर रहते हैं, प्लस उनके पास में टेक्नोलॉजी वगैरह रहता है, पैसा भी अच्छा खासा रहता है, तो वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और जब वो लोग नई किसी कंट्री में जाते हैं तो वहां के एनवायरमेंट को अडॉप्ट करते हुए वो नए नए इनोवेशंस और जो है इन्वेंशन जो है वो करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, मेरिट है आपके एमएनसी का। तो ये सारे तो बहुत सारे फायदे हो गए। आइए देखते हैं कि इसके डिमेरिट्स क्या क्या है। नंबर 1 इज एमएनसीज हैव देयर ओन अनफेयर टेक्निक्स ऑफ इम्पोजिंग देयर विल ऑन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। देयर एम इज टू ओनली मैक्सिमाइज ग्लोबल प्रॉफिट एंड सक्सीड इन अचीविंग देयर एम थ्रू डिसेप्टिव मीन्स। द रिजल्ट इज प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर्स आर रेज्ड, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स फार्मर इज लोअर, प्रॉफिट ऑफ द एमएनसी इज इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स सफर्स। जो एमएनसीज होते हैं, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो एमएनसीज होती है उनके जो काम करने का एक तरीका रहता है, बहुत एक रिजिड तरीके से वो काम करते हैं और उनके अंदर ये एटीट्यूड होता है कि हम अपनी पॉलिसी के हिसाब से ही काम करें, भले किसी को तकलीफ हो, क्योंकि उनके पास में बहुत ज्यादा पैसा रहता है। तो ये सब आप जैसे बोलते हैं ना कि किसी के पास बहुत ज्यादा क्वालिटी वगैरह रहता है तो वो इंसान थोड़ा घमंडी बन जाता है, थोड़ा ढीठ बन जाता है। उसी तरीके से जो एमएनसीज वगैरह है उनके पास में पैसा है, टेक्नोलॉजी है, तो वो लोग थोड़े ढीठ किस्म के उनका काम करने का जो एटीट्यूड है वो रहता है। तो उस वजह से क्या होता है, जब उनका जो मेन मोटिव भी होता है वो कैसे से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए, ये होता है, जिसकी वजह से जो है क्वालिटी कभी कभी जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी उनकी खराब होती है, प्लस वो लोग कस्टमर से ज्यादा चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो प्राइजेस है वो बढ़ जाते हैं चीजों के। तो ये सारे जो है डिसएडवांटेजेस होते हैं। नंबर 2 इज एमएनसी डिस्ट्रॉय द कंपटीशन एंड एक्वायर मोनोपोली पावर्स। तो जैसे अगर एक कंट्री में छोटे छोटे सप्लायर्स है किसी भी प्रोडक्ट के और वहां पर एक बहुत बड़ी कंपनी, अगर मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, तो क्या होगा, जो लोकल जो वहां के छोटे छोटे जो सप्लायर्स है, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है, उनका जो है उनका बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो लोग जितनी कॉस्टिंग पे वो सामान अपना खरीदते ही नहीं, जितना उनका कॉस्टिंग नहीं पड़ता छोटे छोटे जो है व्यापारियों की, उतने से ज्यादा जो है उससे भी सस्ता जो है वो एमएनसीज जो है अपने प्रोडक्ट बेच लेती है उतने सस्ते में। तो इसीलिए जो है वो छोटे छोटे बिजनेसमैन को जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। नंबर 3 इज एमएनसीज रिटार्ड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स इन होम कंट्री। यहाँ बाहर से जब वो एक्सपर्ट्स वगैरह लेकर आते हैं और यहाँ के लोगों को भी जब वो एम्प्लॉय करते हैं, तब वो लोग सब उनको उतनी ट्रेनिंग वगैरह ही देना चाहते हैं जितनी उनके काम के लिए जरूरत है। वो यहाँ के जो है जिस कंट्री में जाते हैं वहां के जो एम्प्लॉयज को वो हायर करते हैं उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, या वो कैसे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सके और ज्यादा स्किलफुल हो सके, वो सब के बारे में वो इतना नहीं सोचते। वो सब उनको उतनी ट्रेनिंग देती है जितनी उनको अपना काम करवाने की जरूरत पड़ती है। Number 4, the transfer pricing enables the MNCs to avoid taxes by manipulating इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जब एमएनसीज वगैरह आती है उनको बहुत सारे सब्सिडीज वगैरह मिलते हैं, उनको कंसेशन वगैरह मिलता है, तो इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, बहुत एक लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्सेस पे करने से बच जाते हैं, जो हमारे यहाँ की कंपनीज को जो है वो पे करना पड़ता है। यानी कि जो डोमेस्टिक जो लोकल कंपनीज है उनको पे करना पड़ता है, लेकिन बाहर से कंपनीज वगैरह आती है तो उनको ये सारी चीजें जो है वो नहीं देनी पड़ती, वो टैक्स देने से जो है वो बच जाते हैं। Number 5 is large amount of money flows out of the country in terms of payments, dividends, profit, royalties, technical fees and interest और foreign investors। जैसे कि एमएनसीज में है सारे फॉरेन का पैसा लगा रहता है, तो एक जब बाहर से पैसा लग के आप एक कंट्री में एक सारा सामान बना रहे हो, वहां से जो प्रॉफिट जनरेशन होएगा वो सारा उस कंट्री से बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर से आ रहा है, फॉरेन कंपनी से आ रहा है। तो सपोज अगर कोई बाहर की कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती है, इंडिया में अगर एमएनसी खोलती है, तो यहाँ से जो पैसा अर्न करेगी, ऑफ कोर्स वो वापस अपने इन्वेस्टर्स को जो है उनको डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा पैसा जब आप यहाँ से अर्न करके आउट ऑफ द कंट्री चला जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत है। जब वो चीज बाहर चले जाए, सपोज यहाँ की एक कंपनी है और यहाँ के ही इन्वेस्टर्स है, तो यहाँ पे जब वो पैसा वापस यहाँ के लोगों को मिलेगा तो वो लोग फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, उस तरीके से वो जो साइकिल चलती रहेगी, तो हमारे पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होते रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि अब एक फॉरेन की कंपनी है, एमएनसी बाहर की कंपनी है, इंडिया में आकर के काम कर रही है,
और यहाँ से सारा पैसा इकट्ठा कर करके वापस वो फॉरेन नेशनल्स को ही दे रही है। तो यहाँ पे वो ग्रोथ का जो है वो साइकिल यहाँ पे शुरू नहीं हो रहा है, वो पैसा वापस बाहर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। The next point is sometimes the MNCs establish dummy trading companies in low tax countries in the name of coordinating trading activities of their company in different so that manipulate transaction and maximize their global profit। कुछ कभी कभी क्या करते हैं जो MNCs होते हैं वो लोग ये करते हैं कि जिस कंट्री में उनको बहुत ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिल रहा होता है वहां पे बस एक नाम की कंपनी खोल के शुरू कर देते हैं, और दूसरे कंट्री से जहां से वो ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा अर्न कर रहे हैं वहां का पैसा जो है इस कंट्री के थ्रू दिखा देते हैं और वो टैक्स पे करने से जो है वो बच जाते हैं। तो ये एक बहुत जो डमी कंपनी खोलने का जो एक ट्रेंड है, ये बहुत एक गंदा ट्रेंड है, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नंबर 7 is although the MNCs do help in transferring technology to underdeveloped countries, unfortunately it is often found that technology transfer is not necessarily conducive for the growth of undeveloped countries। सपोज आप मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक सपोज एक कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, ठीक है, तो आप ले जा करके उनको एक लैपटॉप दे दोगे, क्या वो लैपटॉप से उनका कोई बेनिफिट होएगा? नहीं होएगा, क्योंकि उनको वो टेक्नोलॉजी यूज ही करनी नहीं आती। उनको चाहिए कि आप उनको रिक्शा की जगह कुछ और मे बी आप एक बस खरीद के दीजिए, वो चलाएंगे तो उनका होएगा, या फिर आप उनको कोई छोटी सी दुकान खोल दीजिए तो वो उस तरीके से वो चल पाएंगे। लेकिन आप उनको एक लैपटॉप पकड़ा दोगे और आप बोलोगे इस पे काम करिए, तो वो ये नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से जैसे अंडर डेवलप कंट्रीज वगैरह जो होती है, वहां पे जब MNCs जाती है अपने एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी और वर्किंग कल्चर को लेकर, तो वहां के लोग उस चीज को नहीं समझ पाते, वो लोग एडॉप्ट ही नहीं कर पाते। अगर अंडर डेवलप कंट्रीज वो उतनी हाईफाई टेक्नोलॉजी या उतना ज्यादा वर्किंग स्किल्स अगर वो सीख भी लेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी उनके पास में पैसों की बहुत ज्यादा कमी है। तो ये बोलते हैं कि अंडर डेवलप कंट्रीज को आप डेवलप नहीं बना सकते हो थ्रू दिस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। Number 8 is in many cases the activities of MNCs often fall outside the domain of proper business ethics and the legal system of the host underdeveloped countries. There may be some countries like Asia, Europe and Africa wherein the MNCs have to pay bribes to influence people to getting things once done. There is a serious aspect on the functioning of MNCs. यहाँ पे ये बोला गया है कि जहाँ की कुछ कंट्रीज के लॉज जो वीक है, उन कंट्रीज में जो ये MNCs जो है वो अपना काम करना शुरू कर देती है, और वहां पे जो है वो कंट्रीज में वो लोग पैसा खिला करके या किसी भी तरीके से बड़े बड़े ऑफिशियल्स को या बड़े बड़े लोगों को जो है ब्राइब वगैरह दे के अपना फेवर वगैरह दे के जो है अपना काम करवा लेती है, और बहुत ज्यादा घोटाला करने में जो है वो बहुत ज्यादा घोटाला वगैरह वो करती है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो दिस आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ MNCs। हमने देखा कि मेरिट्स भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी वगैरह सीखने को मिलेगा, फिर जो है हम सेल्फ सफिशिएंट बन पाएंगे जब होगा, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो पाएगा। उसके बाद में लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी मिलेगा, लोगों को अच्छी सर्विसेज गुड्स वगैरह मिलेगी, कंपटीशन इंक्रीज होएगा तो लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा होंगी। ऐसे बहुत सारे मेरिट्स तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में डिमेरिट्स भी क्या है कि वो लोग जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। उनके पास में तो बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो लोग जो है मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर्स को जो है एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को जो है वो लोग इतना ज्यादा जो है डेवलप होने का मौका नहीं देते हैं। उसके बाद में वो लोग जो है डमी कंपनी जो है वो सब खोल करके वहां पे वो लोग पैसों की हेरफेर वगैरह करते हैं। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो ये सारे हैं आपके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। In the next video we will study about the joint ventures. Thank you.